मेरा बेटा नशा करता था। एक रात एक लड़की को अगवा करके घर ले आया। मैं उस लड़की को अपने बेटे से छुड़ाकर उसके माँ बाप के पास ले जाने लगी। तभी मेरा बेटा उसे छोड़कर मुझे कमरे में ले गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर मेरे साथ। पति जैसा भी हो, पत्नी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। जब वह ना रहे तो औरत की ज़िंदगी जीते जी नरक बन जाती है। लेकिन मैं वह बदनसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा बेटा ही है। वह अंधेरी रात मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिसकी काली स्याही ने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। संजय मेरा बेटा 24 साल का था, घर का अकेला ही कमाने वाला और वारिस भी था। मेरे पति के देहांत को बस कुछ ही महीने गुजरे थे कि वह एक रात एक लड़की को अपने साथ लेकर आया। कहने लगा कि मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वजह ही ऐसी थी, मैं कभी भी उसकी शादी उस लड़की से नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरा इनकार करना था कि वह आपे से बाहर हो गया। उसने उस लड़की को तो वहाँ से भगा दिया, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे ज़बरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले गया। मेरी जान उस वक्त निकल गई जब उसने मुझे बेड पर पटका और कमरे की कुंडी लगाई। कहने लगा, आज तुम्हारे इनकार की तुम्हें वह सजा दूंगा कि दुनिया वालों के सामने मुंह छुपाती फिरोगी। उसकी बात का मतलब समझकर मेरा गम और गुस्से से बुरा हाल था। मैंने कहा, शर्म करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर मेरे साथ। वह मंजर सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। मेरे पति ने उसके अब तक सारे नखरे उठाए थे, इसलिए बदतमीजी उसके रग रग में कूट कूट कर भरी थी। वह मुझसे कभी भी तमीज़ से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति उसे कहता आया कि संजय, तुम मेरी सारी जायदाद के अकेले वारिस हो। वह पूरे घर में यूं ही रहता जैसे वह मालिक हो और मैं उसकी नौकरानी। मुझे याद भी नहीं कि उसने कभी मुझे माँ कहा हो। मेरा नाम अनुपमा है और वह मुझे मेरे नाम से ही पुकारता था। पहले पहले जब उसने मुझे यह कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरा पति मुझे इसी नाम से पुकारता है, इसलिए उसकी जुबान पर भी यही चढ़ गया है। मैंने फ़ौरन उसे रोक दिया कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन वह 5 साल की उम्र में भी बहुत बदतमीज़ था। कहने लगा, नहीं, मैं तो तुम्हें अनुपमा ही कहकर पुकारूंगा। मैंने हल्के हाथों से उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरे पति उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और संजय स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। मैं उसे नाश्ता बनाकर देने लगी तो कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद। उसकी इस बदतमीजी पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे माँ कहा करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वह कहने लगा, अनुपमा हो तुम और मैं तुम्हें हमेशा यही कहकर पुकारूंगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम मुझे तड़पा कर रख देगा। वह रोने लगा तो मेरा पति कमरे से बाहर निकला। उससे रोने की वजह पूछने लगा। संजय ने मेरी तरफ इशारा किया। कहने लगा, इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझे माँ के बजाय अनुपमा कह रहा था। मेरी बात मेरे पति ने सुनी भी नहीं थी कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वह मेरा हाथ पकड़े मुझे किचन में ले गया। गैस चूल्हा जलाया और जलते चूल्हे पर मेरा हाथ रख दिया। मैं बुरी तरह दर्द से तिलमिला उठी थी, चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे पति को मुझ पर तरस नहीं आया। ये सब देखकर संजय हंसते हुए तालियां बजा रहा था। मेरे पति ने मुझसे कहा, खबरदार जो तुमने दोबारा इस पर हाथ उठाया तो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पति ऐसी हरकत भी मेरे साथ कर सकता है, वह भी एक बच्चे के लिए। वह अपनी पत्नी को बच्चे के सामने अहमियत नहीं देगा तो वह बच्चा क्यों इज्जत देगा। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरह गुजरता गया और संजय 12 साल का हो गया और उसकी बदतमीजी और भी परवान चढ़ गई थी। वह स्कूल से आता तो मैं खाना तैयार करके रख देती, क्योंकि अगर जरा भी देर हो जाती तो वह तूफान खड़ा कर देता। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं बना सकी थी। रात की सब्जी फ्रिज में रखी हुई थी। मैंने सोचा कि वहीं आज उसको दे दूंगी। संजय जब स्कूल से वापस आया तो मैं बड़ी मुश्किल से उसके लिए रोटी बनाई। वह सीधा किचन में आया और कहने लगा, अनुपमा, खाना नहीं बनाई अभी तक? ना जाने तुम क्यों इतनी सुस्त और कामचोर हो। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है। मैंने खाना टेबल पर रख दिया है, लेकिन कल वाली सब्जी देखकर उसने खाने की थाली पकड़ी और जोर से फर्श पर फेंक दी। तुम मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो? मैंने नामे सिर हिलाते हुए कहा, मुझे सुबह से बुखार है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बुखार से अभी भी तप रही थी। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था
वह कहने लगा, यह ड्रामा मेरे सामने मत करो और चलो खाना बनाओ। मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना बनाती। मेरा पति अपने ऑफिस से शाम को ही वापस लौटता था, लेकिन आज शायद संजय के फ़ोन करने पर जल्दी आ गया। मैं उस वक्त बुखार में बेसुध सो रही थी जब वह आया और मेरे बाल पकड़कर झटके से मुझे उठाकर बैठा दिया। कहने लगा, बदतमीज औरत, तुझे मैं इसलिए शादी करके इस घर में लाया कि तू मेरे बच्चे को भूखा रखेगी। यह कहकर वह मुझे बालों से पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था, सर चकरा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से बोली कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। मैंने खाना बना कर दिया था, मगर संजय ने। मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई थी क्योंकि और बोलने का मौका ही नहीं दिया था। और फिर गरम गरम तवे पर मेरा हाथ रखकर मेरे चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगे। मैं दर्द से कराह उठी। बुखार तो पहले से था ही, अब दर्द का टीस पूरे बदन में फैल चुका था और मैं चीख कर बेहोश हो गई। उसके बाद पति कितनी देर मुझे मारता रहा, मुझे कुछ याद नहीं रहा। आँख खुली तो देखा कि मैं यूं ही किचन के फर्श पर पड़ी हूँ। मेरे हाथ जले हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। पूरा बदन दर्द कर रहा था। बुखार अभी भी था, मगर उसके बावजूद मैं सिसकते हुए उठकर पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। रात को ना जाने कौन सा वक्त था, तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। संजय चलता हुआ किचन में आया और आकर मेरे सामने एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाकर कहने लगा, जब नौकर मालिक की बात ना माने तो उसका यही हाल होता है। मुझे उससे उस दिन के बाद से बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई थी, मगर इसके बावजूद मैं उससे कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वह इस घर का मालिक था। वही सब तो वह सुनता आ रहा था बचपन से। उसके दिल में अपनी माँ की जरा भी इज्जत नहीं थी। पति ने अगले कई दिनों तक मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही मुझे दवा ला कर दी। मैं घरेलू नुस्खे अपनाते हुए अपनी तबीयत ठीक करने लगी। उसके बाद तो जैसी भी हालत हो, चाहे मर भी रही हूँ, तो भी मैं संजय की बात को कभी नहीं टालती। उसके लिए ताज़ा खाना बनाया करती थी और उसके हर हुक्म को खामोशी से पूरा किया करती। मगर इसके बावजूद उसका रवैया दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। पति ने भी अब मुझसे बात करना बंद कर दिया था। वह संजय से बहुत प्यार करते थे और मुझसे हर वक्त गुस्सा करते थे कि जो संजय कहे वही करो, उसके हुक्म का पालन करो। मेरी अब यही कोशिश होती कि बाप बेटे को शिकायत का मौका ना दूं। मेरी सारी हसरत तो जैसे दिल में ही दफन हो चुकी थी। संजय अब समझदार हो गया था, मगर उसकी नफरत और बदतमीजी तो जैसे आसमान पर पहुंच चुकी थी। वह मुझे कभी भी तमीज से बुलाता नहीं था। एक दिन वह घर पर ही था। आज उसने स्कूल से छुट्टी की थी। मैं जब उसके कमरे के बाहर गई तो मुझे अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से जब दरवाज़ा खोला तो अंदर संजय बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। वह बेफिक्र होकर सिगरेट पिए जा रहा था। मेरे तो पैरों के तले से ज़मीन ही निकल चुकी थी। आगे बढ़कर उसके हाथ से मैंने सिगरेट छीन ली और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन बैठे हो? आने दो, तुम्हारे पापा को आज बताती हूँ। मगर उसने तो हद ही पार कर दी। वह गुस्से से उठा, मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं उस समय हैरत में पड़ गई थी। वह मेरा बेटा था और अपनी माँ पर हाथ उठा चुका था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो। वह मुझे धक्का देकर चिल्लाते हुए कहने लगा, चल निकल यहाँ से। तू मेरी माँ नहीं है, सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी है जिसे मेरा बाप झोपड़ी से उठाकर लाया था ताकि वह इस घर की साफ सफाई कर सके और मेरा कहना मान सके। दोबारा खुद को मेरी माँ कहा तो इससे भी बुरा हश्र करूँगा। उसके मुंह से आज जब यह सुना तो मुझे अपना वजूद बेमतलब सा लगने लगा। मैं रोने लगी और खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आ गई। हाँ, यह सच था कि मैं संजय की सौतेली माँ थी, मगर थी तो माँ ही ना। उसे पाल पोस कर इस उम्र तक पहुँचाया था, मगर आज उसने मुझे बेइज्जत कर दिया था। मुझे आज भी वो रात याद थी जब मेरी माँ ने मुझे विदा करके इस घर में भेजा था। मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब घर से था। संजय के पापा जैसे शख्स का रिश्ता आना ही मेरी माँ के लिए खुशी से कम नहीं था, क्योंकि मेरे पति अच्छी नौकरी करते थे। मैं तो जवान थी, मगर संजय के पापा बड़ी उम्र के आदमी थे। मगर मेरे माँ बाप ने जरा भी सोचे बगैर मेरी शादी कर दी और विदाई से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझे यही कहा कि तुम इस घर में दूसरी बीवी बनकर जा रही हो। संजय की एक माँ की तरह ख्याल रखना और अपने पति को कोई शिकायत का मौका नहीं देना। यह ना हो कि कल तुम पर कोई बात हो और वह तुम्हें घर से निकाल दे। इसलिए यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखना बेटी
कि तुम्हारा बाप एक मजदूर है, उसके सर पर तुम्हारे बाद और भी बेटियों का बोझ है। माँ की नसीहत पल्लू से बांधकर यहाँ तक आ चुकी थी और शादी की रात मैं दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वह कमरे में आए ही नहीं, क्योंकि संजय जिद करके उन्हें अपने पास रोक लिया। जब वह कुछ देर के लिए मेरे पास आए तो हम कुछ बातें कर रहे थे। अचानक से संजय दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और जिद करते हुए अपने पापा को अपने साथ ले गया। मुझे मेरे पति ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरी बीवी हो और ये घर तुम्हारा भी है, तुम इस घर की मालकिन हो। उसने कहा, यह घर मेरा है और सब कुछ संजय का है, वह इस घर का मालिक है। आज इस मालिक ने मुझे मेरी हैसियत दिखा दी थी। शाम को जब संजय के पापा आए तो मैं उसकी हरकत के बारे में उन्हें साफ लफ्जों में बताया। संजय तो उनके सामने साफ मुकर चुका था और कहने लगा कि पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, यह जानबूझकर मुझे बस आपकी नज़रों में गिराना चाहती है, वरना मैं क्यों सिगरेट पीऊँगा। संजय के पापा को शक हुआ। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी भी ली मगर वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। उल्टा वह मुझ पर ही गुस्सा करने लगे और कहने लगे कि अगली बार मेरे बेटे के खिलाफ बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं तुम्हें अपने बेटे की देखभाल के लिए यहाँ लाया था और फिर तुम्हें इस घर से निकालने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करूँगा। मैं तो डर के मारे हैरान हो चुकी थी, आखिर करती भी क्या। संजय को उसके हाल पर छोड़ देती तो वह और भी बर्बाद हो जाता। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता गया और संजय बड़ा होता गया। वह तो मुझे तू कहकर बुलाया करता और कभी कभी तो नौकरानी भी कहकर मुझसे अपने सारे काम करवाया करता। पति को भी अब मुझसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नौकरानी बनकर ही रह चुकी थी। संजय जब 17 साल का था कि मैं पेट से हो गई, उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी गोद भर गई थी। अगर मेरा अपना बच्चा हो जाता तो शायद पति के दिल में मेरी भी अहमियत बढ़ जाती। यह सोचकर मैं खुश हो गई थी। यह खबर सुनकर मेरा पति भी खुश था। उसका रवैया मेरे प्रति अच्छा हो गया था। लेकिन यह बात संजय से बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन मैंने भी परवाह नहीं की। मैं जानती थी कि वह किस कदर जलता है मुझसे। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का मशवरा दिया, लेकिन फिर भी मैं खाना खुद ही बनाती थी। एक दिन मैं दोपहर का खाना बनाने किचन में गई तो मेरा पैर फिसला और अगले ही पल मैं पेट के बल बहुत जोर से गिरी, क्योंकि किचन में तेल गिराया गया था। मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं चिल्लाने लगी। तभी संजय हंसता हुआ किचन में दाखिल हुआ। कहने लगा, तुम अपने खून को मेरी जायदाद का हिस्सा बनाना चाहती थी। लो, आज मैंने काम ही खत्म कर दिया। यह सब कुछ अब सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा और किसी को मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मैं शाम तक वहीं रोती तड़पती रही। संजय घर से बाहर चला गया। मेरा पति जब घर आया तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मैंने अपना बच्चा खो दिया था। मैं बहुत रोई, लेकिन उसका इल्ज़ाम भी पति ने मुझ पर डाल दिया कि सब्जी बनाते समय मेरे हाथ से तेल ज़मीन पर गिर गया। यह बात भी संजय ने ही उन्हें बताई थी। उसकी आदतें अब और बुरी हो चुकी थी। घर से बाहर रहता, झूठ बोलकर पापा से पैसे लेता, अलग अलग तरह की बुरी आदतें उसने सीख ली थी। उसकी संगत इतनी खराब थी कि मोहल्ले से शिकायतें आनी शुरू हो गई। मगर संजय के पापा को तो उस पर अंधा भरोसा था। एक दिन ऑफिस से आते हुए मेरे पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनका साया सर पर था तो खुद को सुरक्षित समझती थी, मगर अब उनके जाने के बाद मैं तो अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। संजय तो वैसे भी कभी मेरा था ही नहीं, भला वह मुझसे कैसे मोहब्बत करता। पापा की मौत पर वह भी दुखी था, मगर कुछ दिन में सब कुछ भूलकर जिंदगी के मज़े लूटने लगा। वह तो अब मुझसे और भी बदतमीजी करने लगा। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। वह एक लड़की को लेकर घर आ गया। वह लड़की बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। संजय उसे चुप कराने लगा। मैं कभी संजय को देखती तो कभी उस लड़की को। संजय उस लड़की को अगवा करके ले आया था। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आंटी मुझे बचा लो, यह मुझे मार देगा, यह ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। संजय गुस्से से कहने लगा कि मैं आज और अभी इसी वक्त शादी करने वाला हूँ। ए नौकरानी, जाओ मेरा कमरा सजाओ, आज मेरी सुहागरात है। मैं किसी भी कीमत पर उसकी शादी उस लड़की से नहीं होने देना चाहती थी। वह लड़की डर के मारे मुझसे गिड़गिड़ा कर भीख मांगने लगी। वह मासूम लड़की संजय के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। गरीब बाप की बेटी थी। संजय का दिल उस लड़की पर आ गया और वह उसे मनाने लगा। लेकिन जब वह लड़की उसके झांसे में नहीं आई तो आज वह ज़बरदस्ती उसे उठाकर घर ले आया था। वह इस कदर गिर सकता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं उस लड़की को उससे छुड़ाकर अपने पास ले आई और गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ हरगिज़ शादी नहीं करने दूंगी। जाकर इसे वापस छोड़ कर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह सारी हदें पार करते हुए मेरे पास आया और चीखते हुए बोला, क्या करेगी तू? क्या कर सकती है? नौकरानी होकर मुझे धमकी देगी?
इतने पर निकल आए हैं तेरे। चुपचाप लड़की को इधर कर। संजय को मैंने डांटा और मना किया कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती की तो मैं पूरे मोहल्ले को तुम्हारी करतूत बताकर तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगी। मगर संजय तो जैसे आग बबूला हो चुका था। उसकी अकड़ को ठेस पहुंची थी कि इसकी सौतेली माँ ने उसे जुबान लड़ाई। वह गुस्से में बटकर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान चलाए। आखिर तुझे इसकी इजाज़त दी किसने कि तू मेरे सामने खड़ी रहकर इस कदर बोल सके। आज मैं तेरा वह हाल करूँगा कि दुनिया तेरे जैसी औरत को याद रखेगी। मैं तो डर के मारे उसको देखने लगी थी। इससे पहले कि कुछ और कहती, वह मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं हैरत और डर से उसको देख रही थी। आखिर यह क्या करने वाला है। मैं कांपने लगी थी। आखिर वह ऐसा भी सोच सकता था। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और एक तेज थप्पड़ पूरी जान के साथ उसके चेहरे पर दे मारा। वह तिलमिला उठा। मैंने उसके चेहरे पर थूक कर बोली कि शर्म करो, माँ का दर्जा रखती हूँ मैं तुम्हारे लिए। इतने भी अंधे मत बनो। तुम इंसान हो या जानवर, खुद को इस हद तक मत गिराओ कि नर्क में भी तुझे जगह ना मिले। लेकिन वह बहुत आगे बढ़ चुका था। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे साथ गलत हरकत करनी चाहिए। यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। मैं सौतेली ही सही मगर उसकी माँ थी और उसके मरे हुए बाप की बीवी थी। मैंने उससे खुद को दूर किया मगर वह तो मुझ पर बहुत ज़्यादा जुर्म करना चाहता था। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया और मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती थी। उस जैसे दरिंदे लड़के को आज मैं सबक सिखाना चाहती थी। मैंने फ़ौरन से साइड टेबल पर मौजूद गुलदस्ता उठाया और उसके सर पर दे मारा। मैंने उसके सर पर कई बार मारा। वह गिरकर तड़पने लगा। खून की धार निकलकर आसपास बहने लगी और वह तड़प रहा था। मैं बेजान सी उसको देख रही थी और आखिरी बार उसके सर पर दोबारा गुलदस्ता पटकते हुए बोली, थू है तुम पर और तुम जैसों पर। तुम तो वह नासुर हो जिसे पैदा होते ही मार देना चाहिए था। तुम इंसान नहीं सपोला हो जिसे इज्जत और मोहब्बत देकर भी देख लो। उसके बावजूद वह अपने ही पालने वाले को डसना नहीं छोड़ता। वह जमीन पर गिरकर तड़प रहा था और मदद मांग रहा था मगर मैं वहीं जमीन पर बेजान होकर गिरी रो रही थी। उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें और बदतमीजी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। मैंने एक नज़र अपने वजूद पर डाली। बिखरे बाल, हर जगह जगह से फट चुके कपड़े, मुझे घिन आ रही थी उससे। वह अब बेहरकत हो चुका था। खून बहकर मुझ तक आया मगर मैं यूं ही बैठी उसे देखती रही। वह मर चुका था। मैं उसे मारना तो नहीं चाहती थी पर आज उसके अंदर के जानवर ने उसे मार दिया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और अभी मैं जेल के सलाखों के पीछे हूँ। मैंने अपने बचाव में पुलिस से कुछ नहीं कहा कि मैंने खुद को बचाने के लिए संजय को मारा है, क्योंकि मैं जेल से बाहर निकलकर भी कहाँ जाऊंगी।